शिंदे साहब को अल्टीमेटली किसने मनाया? दिल्ली से कॉल आया या फडणवीस जी ने बनाया? नहीं, शिंदे साहब 1 घंटे पहले उन्होंने कमिट किया स्वेरिंग इन। नहीं, वो गलत है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी उनसे 1 दिन पहले भी बात हो गई थी और मैंने लेटर भी भेज दिया था उनके नाम का। उनकी पार्टी में 2 राय चल रही थी। आम राय तो ये थी कि शिंदे जी ने ज्वाइन करना चाहिए, पर एक माइनॉरिटी राय वहां ये भी थी कि शिंदे जी ज्वाइन न करे, वो एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बन जाए, तो उसके ऊपर उनकी चर्चा चल रही थी। और शिंदे जी की मैंने एक आदत देखी है कि पेशेंटली हियर करते हैं और थोड़ा सबसे बातचीत करते हैं। चुनाव के समय भी साहिल को पता है कि जब टिकटों का बंटवारा होता था तो अंतिम समय तक उनकी चर्चाएं चलती थी, लेकिन उनका निर्णय पक्का हो गया था। उन्होंने पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो किया। मनाया किसने? नहीं, मुझे लगता है कि मेरे से जो पहली हमारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद हम दोनों जब मिले और मेरी जब बातचीत हुई, मैंने जो प्रधानमंत्री से भी बात हुई उनकी? प्रधानमंत्री जी से उसके बाद बात नहीं हुई। जो पहले बात हुई उसके बाद बात नहीं हुई। गृह मंत्री जी? नहीं, किसी से बात नहीं हुई। उसके बाद उनकी इस मसले पर बातचीत नहीं हुई। तो जब मैं गया था और हमारी बातचीत हुई तो उस समय उन्होंने वो मान्य कर लिया था। नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या ऐसा बदला है, क्योंकि 2022 में जब वो आए तब भी आपके डबल नंबर थे, आज की स्थिति में भी आपके डबल से ज्यादा नंबर है। तो ऐसा क्या बदला है कि आपको सोचना पड़ा कि नहीं, इस बार मैंडेट को मानना चाहिए? तब भी मैंडेट आपके पक्ष में था, आज भी मैंडेट आपके पक्ष में है। देखिए, 2022 में शिंदे जी ने जिस समय एक प्रकार से उठाव किया और ये कहा कि इस सरकार में मैं नहीं रहना चाहता, मैं ऐसा मानता हूं कि उस समय एक बड़ी रिस्क उन्होंने ली थी। कई बार इस प्रकार के निर्णय राजनीति में आपको समाप्त भी कर सकते हैं, और उसके चलते मैंने स्वयं हमारे नेताओं को ये प्रस्ताव दिया था कि हमने शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो लोग आए हैं उनको हम कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएंगे। उनको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि अपना नेता है। इसलिए उस समय ये सोच समझकर हमने तय किया था कि शिंदे जी को हम मुख्यमंत्री बनाए। हालांकि चूंकि सारी अंदर की चीजें तो कार्यकर्ताओं को नहीं बताई जा सकती, तो कार्यकर्ताओं में उस समय भी एक रिएक्शन था कि भाई हम बड़ी पार्टी है, फिर भी क्यों दिया, लेकिन हम धीरे धीरे करके उनको समझा पाए। इस बार नंबर ऐसे थे कि कार्यकर्ताओं को समझाना ये बड़ा कठिन काम था, और नेताओं को भी ये लगता था कि इस नंबर के बाद हम लोग अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो देश भर के कार्यकर्ताओं में एक मायूसी आएगी। इसलिए मुझे लगता है, और शिंदे जी ने भी, मैं आपको कहता हूं कि शिंदे जी ने भी ये कहा, जब बातचीत हुई ना, तो शिंदे जी ने पीएम साहब को भी कहा और अमित भाई को भी कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आपका नंबर ही ऐसा है कि आपको ये विचार करना पड़ रहा है। साम दाम दंड भेद, आपकी चतुराई और परिपक्वता तो पॉलिटिक्स में दिख रही है। आपने अपनी बारी का इंतजार किया, लेकिन अब आते हैं मंत्रालयों पर, क्योंकि आप सीएम थे तब भी, डेप्यूटी थे तब भी, गृह मंत्रालय आपके पास था। 3 मंत्रालय जिसको बहुत यहाँ पर गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, ये तीनों कैसे कैसे बांटेंगे? 3 धुरी। नहीं, अभी हमारी चर्चाएं चल रही है। देखिए, सवाल परसेप्शन का ही होता है। मतलब सभी को न्याय मिला है ऐसा परसेप्शन अगर क्रिएट नहीं हुआ तो उनकी पार्टियों में उनको सम्मान नहीं मिलता है। तो इसलिए हमारी बातचीत चल रही है। मैं 2 चीजें कह सकता हूँ। एक तो नंबर्स करीब करीब फ्रीज हो गए हमारे, जो आज आप मत पूछिए, नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन नंबर हमने करीब करीब फ्रीज कर लिए हैं। 22, 12 और 9, 8। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। मैं इतना भी 21, मतलब हम लोग कई सारे नंबर्स आप अभी 1 से लेकर 43 तक सारे नंबर बता दीजिए, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन हमने करीब करीब उसको फिक्स कर लिया है, और पोर्टफोलियो जो है उसके ऊपर चर्चा चल रही है। एक इनिशियल चर्चा हमने की है। हम लोग डीपली उसके ऊपर चर्चा नहीं कर पाए, क्योंकि कल परसों हम लोग इस विचार में थे कि क्या 3 लोग शपथ ले या और लोगों की शपथ करें, तो इसमें हम लोग पोर्टफोलियो पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन एक्सपेंशन होगा, और मैं ये कह सकता हूं कि 16 तारीख से पहले होगा। मुझे पोर्टफोलियो पर बात पूछना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना मुझे लगता है जरूरी है कि आप बिहार के भी प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी रह चुके थे, और बिहार और महाराष्ट्र में सिमिलैरिटीज बहुत है। तो ऐसे में जो रूल बिहार में लागू किया गया वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं लागू किया गया? नंबर्स तो वहां भी वही है, वहां भी चुनाव के बाद में बीजेपी के जो नंबर्स दिख रहे थे उसके बाद वहां भी प्रेशर होगा ही।
तो ऐसा क्या है? और दूसरी बात, आपने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना था शिवसेना के नेताओं को। क्या अभी कल हम लोग वहां पर हमने देखा कई लोगों का, तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकी लग रहा था, तो आपको शायद उस पर भी काम करना पड़ेगा कि अब क्या होगा आगे? अब तो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री, वो कैसे बिल्टअप करेंगे? उसका कैसे फर्क? बिहार में और महाराष्ट्र में मूलभूत अंतर यह है कि बिहार में हमने घोषित किया था कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश बाबू है। एक और अंतर है, वहां कोई देवेंद्र फडणवीस नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वहां पर भी काफी लोग थे, हमारे बड़े बड़े नेता थे। तो मैं चूंकि प्रभारी था तो मुझे अच्छे से याद है कि चुनाव के बाद नीतीश बाबू के यहाँ हम गए कि किस प्रकार से फॉर्मूला किया जाए। तो नीतीश बाबू ने सामने से बढ़कर ये कहा कि आपकी संख्या ज्यादा है तो आप मुख्यमंत्री बनाइए। मैंने कहा भाई मेरे पास तो ये मैंडेट नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये कहा गया कि नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, उन्होंने खुद कहा था? उन्होंने खुद आपको कहा ऑफर था। कहा था? हाँ जी, उन्होंने खुद कहा था। आप प्रभारी थे 2020 की बात कर रहे बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। 15 में तो पार्टी नंबर 3 हो गई थी आपकी, 20 में लेकिन कोविड के बाद आप प्रभारी थे और वापसी हुई थी। तो मैं था, भूपेंद्र जी भी थे, भूपेंद्र यादव जी थे, हम दोनों गए थे। उन्होंने कहा बनाइए। हमने कहा कि हमारा मैंडेट नहीं, हमको ये कहा गया है कि भाई आपको बनना है, अगर आपके मन में कुछ है तो आप प्रधानमंत्री जी से बात कर लीजिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात की, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने घोषणा की थी, हमने ऐसी घोषणा नहीं की थी कि किसके ज्यादा आएंगे कम आएंगे इसके आधार पर निर्णय होगा। हमने ये घोषणा की थी कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वो हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और इसलिए आपको ही बनना पड़ेगा। उसके बाद फिर वहां पर उन्होंने शपथ ली। नहीं तो महाराष्ट्र में आपने घोषणा क्यों नहीं की थी? कि आप नंबर्स का इंतजार कर रहे थे? कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि नंबर्स पे डिसाइड करते हैं, बाद में देखा जाएगा। नहीं, ऐसा भी कारण नहीं है। कई बार महाराष्ट्र में देखा गया है कि पहला घोषणा करने के दो नुकसान होते हैं। एक, कई बार नीचे के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के ज्यादा आए इसलिए दूसरे पार्टी के खिलाफ काम कर देते हैं, उसको गिराने का प्रयास करते हैं। कई बार 3-3 पार्टियां हैं, तो जब ऐसा लगता है कि अपनी भी पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है तो एक उत्साह होता है, उस उत्साह में लोग काम करते हैं, तो उत्साह कम हो जाता है। इसलिए देखिए, ये कोई एक फॉर्मूला नहीं है, ये हर चुनाव का अपना अलग फॉर्मूला होता है। जैसे आपने देखा होगा आसाम में हम लोगों ने एक मुख्यमंत्री के रहते हुए भी बिना नाम के चुनाव लड़ा, कभी हमने नाम के साथ चुनाव लड़ा। 2019 में मेरा नाम घोषित करके चुनाव लड़ा गया था। इसलिए इस प्रकार से होता है। आपने अच्छा याद दिलाया। सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा पे कल ही हम लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब असल सवाल पर आते हैं सर। शिंदे साहब गृह मंत्रालय मांग रहे हैं क्या? अभी तक उन्होंने कोई मंत्रालय ऐसा मांगा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ये 3-4 मंत्रालय जो है इसके ऊपर हम चर्चा करें और उसका निर्णय करें, तो हम करेंगे चर्चा। बट नॉर्मली आपका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है कि खास करके जब से आप चीफ मिनिस्टर बने कि गृह विभाग आप अपने पास रखते हैं। आपने जब भी आप सत्ता में आए तो डेप्यूटी रहे तब भी, तो वो मतलब उस लिहाज से ये माना जाता है कि आप नहीं छोड़ेंगे उसको। ऐसा नहीं है। देखिए, मूल रूप से हमको ये लगता है कि गृह विभाग हमारे पास रहना चाहिए और हमेशा हमारे साथ रहा हुआ है। और विशेष रूप से क्या होता है, वैसे तो हम तीनों साथ में ही है, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। नक्सल की समस्या है, मुंबई जैसा एक शहर है जो मैं ऐसा मानता हूँ बहुत वल्नरेबल शहर है, एक प्रकार से आर्थिक राजधानी है, तो इसलिए आसान होता है। शिंदे जी भी कर सकते हैं, अजीत जी भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एक पार्टी का व्यक्ति होने के नाते मेरा ज्यादा संबंध आता है, मेरा ज्यादा कोऑर्डिनेशन होता है, तो इसलिए हम लोग ये प्रयास करते हैं कि भाई एक कोऑर्डिनेशन में हम लोग चले, इसलिए बीजेपी के पास। ये दोस्ती बरकरार रहेगी बीएमसी चुनाव में भी? आप लोग ऐसे ही महायुति तीनों एक साथ लड़ेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? बीएमसी में तो हम साथ में लड़ेंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ओवरऑल जो सारे हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव है, इसमें हमेशा हम लोगों की एक पॉलिसी होती है कि हम वहां के लोकल जो हमारी कमेटी है उसको अधिकार देते हैं, वो चाहे तो अलायंस करे, नहीं चाहे तो नहीं करे, क्योंकि हर जगह की परिस्थिति भी अलग होती है, अलग अलग पार्टियों की वहां पर ताकत भी अलग होती है। और ये चुनाव ऐसा होता है कि जिसमें ये कार्यकर्ता का चुनाव है, नेता का चुनाव नहीं है। इसलिए आप कार्यकर्ता को अगर हमेशा बांध कर रख देंगे तो पार्टी भी बड़ी नहीं होती। तो अलग लड़ेंगे तो बेटर रहेगा। नहीं, तो ऐसा है कि लोकल यूनिट तय करेगा। पिछले समय भी हमने लोकल यूनिट को कहा था, कुछ जगह अलायंस हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि एक दूसरे, अगर कहीं नहीं होता है समझ लीजिए, तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे।
लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि एक डर तो जरूर है अलायंस पार्टी में। आपने देखा होगा तुरंत बोलना शुरू कर दिया कि देखिए उनके नंबर्स आ गए तो आपको तुरंत बिठा दिया बगल में। ये जो एक कॉन्वर्सेशन शुरू होता है उसको आप कैसे जवाब देंगे, उसको आप किस तरीके से देखेंगे, और ये क्या लॉन्ग टर्म इसी तरीके से चलता रहेगा? महाराष्ट्र में 3-3 पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही है, 3-3 पार्टी की सरकार, और ये इसी तरीके से आप देखते हैं लॉन्ग टर्म के इसमें? देखिए, अभी तो 2029 तक तो ये वास्तविकता है। ठीक, अभी 2029 में कोई परिस्थितियां बदलती है तो आज तो उसके ऊपर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अलायंस पॉलिटिक्स ये महाराष्ट्र की वास्तविकता है, उसको स्वीकारना पड़ेगा। यही तो अलायंस पॉलिटिक्स पर ही मेरा अगला सवाल था। या आपने कहा एक है तो सेफ है चला, हिंदुत्व जाग गए, लेकिन 22% CSDS का सर्वे कहता है कि 22% मुस्लिमों ने भी महायुति को वोट किया है। तो ये आप लोग का स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग थी क्या कि अजित पवार बीच बीच में कहते थे नहीं नहीं ये नारा महाराष्ट्र के लिए ठीक नहीं है, आप दूसरी तरफ वही नारा आगे ले जाते थे? ये 22% जो मुस्लिमों ने वोट किया ये क्या बता रहा है? पहली बात तो ये कि अजित पवार जी ने ये कहा कि बटेंगे तो कटेंगे नारा मत दीजिए, एक है तो सेफ है नारा दीजिए। तो उन्होंने आधा भरा हुआ गिलास पकड़ा, आधा खाली गिलास नहीं पकड़ा, इतना ही फर्क है। और मुस्लिमों ने हमको वोट जरूर दिया होगा, भले ही कम दिया हो ज्यादा दिया हो, पर एक चीज तो पक्की है कि हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। हमारे 2.5 सालों में जितनी हमारी योजनाएं आई उन योजनाओं के बड़े लाभार्थी ये मुस्लिम है। हमने लाडली बहना लाई तो सबसे ज्यादा मुस्लिम बहनों को लाडली बहना का फायदा मिला, इसलिए हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। देखिए, मूल रूप से माइनॉरिटीज हमको इसलिए वोट नहीं करती है, कम वोट करती है, क्योंकि उनके नेताओं को ये पता है कि सच अगर उन तक पहुंचा तो शायद जो दुकानदारियां उन्होंने लगाई है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए सारे नेता उनमें डर पैदा करते रहते हैं और उस डर के कारण वो लोग हमको वोट नहीं करते। लेकिन ये जिंदगी भर हमेशा के लिए डर नहीं पैदा कर सकेंगे। एक समय तो रियलाइजेशन आएगा कि देश की मुख्य धारा के साथ ही चलना है और लोग चलेंगे। आपने लाड़की बहनों की अभी बात की थी, तो लाड़की बहन योजना में ये 1500 से 2100 कब कर रहे हैं? और देखिए, अब आपके सामने चैलेंज बड़ा है क्योंकि आजकल नेता से ज्यादा फ्रीबीज मैदान में उतरते हैं चुनाव में। हम 1500, हम 2100 नहीं, हम 3000। ऐसे में आप कैसे संभालेंगे फाइनेंस को? नहीं, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में हम लोगों ने हमेशा जो हमारा डेट GDP रेशियो है इसको 17-18% तक रखा है। अब ये बढ़ेगा, 25% तक अलाउड है, लेकिन उतना नहीं जाएंगे, लेकिन ये बढ़ेगा। हम लोगों को एक स्टेबलाइजेशन लाना पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था में। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल में वो स्टेबलाइजेशन हम लोग ला पाएंगे और जो वादे हमने किए वो सोच समझ कर किए, उन वादों को हम पूरा करेंगे। कब से देंगे? लेकिन सर, लेकिन इस पे 2100 कब से दे पाएंगे? अभी पहला बजट आना है, अभी फाइनेंशियल परिस्थिति हमारी क्या है, कितनी आवक हमारी आई हुई है। अभी जो मैं इनिशियल आंकड़े ले रहा था उसमें टैक्स में बॉयंसी अच्छी है, हम लोगों को SGST काफी अच्छे पैमाने पर आ रहा है। ये सारी चीजों को देखकर हम लोग इसका फैसला करेंगे। नहीं, लेकिन फिर भी कई बार ये कहा जाता है कि स्टेट अपने बजट पर, अपनी संपत्ति पर ठीक तरीके से ध्यान नहीं रखती और अपनी आय से ज्यादा वादे कर देते हैं, और वो चुनाव के पहले कई बार हमने देखा हुआ है। आपने भी जो वादे किए हुए हैं, 1,25,000 करोड़ से भी ज्यादा आपको पैसे लगेंगे, 1000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे लगेंगे ये सब वादे पूरे करने के लिए। तो ये लाना भी तो बड़ा मुश्किल होगा ना सर। बजट के बाद भी कई सारे वादे किए हुए हैं, कई सारी योजनाओं की घोषणा कर डाली गई है, तो कहीं ना कहीं उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा, नया लुक देना पड़ेगा, उसको नए सिरे से उसको देखना पड़ेगा। क्या होता है कि नॉर्मली महाराष्ट्र में हम लोगों ने बजट पे जो थ्रस्ट रखा उसमें हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ज्यादा तवज्जो दी और साथ साथ सोशल सेक्टर पर भी काम किया। अब अर्थव्यवस्था में दोनों प्रकार के अप्रोच होते हैं। एक अप्रोच ये होता है कि आप सोशल सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दीजिए, सोशल सेक्टर में ज्यादा आप इन्वेस्ट कीजिए। तो अब हमारा इन्वेस्टमेंट का जो एक पाथ है, जो वे है, वो हम लोग सोशल सेक्टर पर ज्यादा कर रहे हैं। अभी ये जो हमने योजनाएं तैयार की है, लेकिन हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सोशल सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करते हुए महाराष्ट्र की ये ताकत है कि हम बाह्य स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट को कम नहीं होने दे, वो हम करेंगे। इसलिए ये आपकी बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि बजट पर स्ट्रेस आएगा,
नहीं आएगा ऐसा कहने का कोई सवाल नहीं है। और ये 1,25,000 करोड़ नहीं है, पर करीब 60,000 करोड़ का निश्चित रूप से इसमें स्ट्रेस हमारे ऊपर आने वाला है। उसको मैनेज करने के हम लोगों ने कई रास्ते ढूंढे हुए नंबर्स तो करेंगे। घटेगा ना, लेकिन अभी 2.25 करोड़ महिलाओं को आप पैसे दे रहे हैं, कुछ तो नंबर घटेगा, उसमें कुछ तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा ना। अब पर बहुत घटेगा ऐसा नहीं लगता मुझे, केवल जो अपरेंट गलतियां हैं वही घटेगा। अब आपके यहाँ क्योंकि कई जगहों पर 25-25 फॉर्म एक दो लोगों हाँ ने जी, हाँ भर जी, दिए, वो कुछ है पकड़ा इसमें, कुछ लोगों ने बदमाशी की है, कुछ अपरेंट गलतियां है, कुछ उस समय ध्यान में आया कि आदमियों ने औरतों के नाम से फॉर्म भर दिए। अब धीरे धीरे वो बाहर आएगा तो वो तो